आप सबको नमस्कार। कल किन्हीं कारणों से व्याख्यान नहीं हो पाया, मुझे भी अधूरा अधूरा लगा, लेकिन कल एक इम्पॉर्टेंट वेबिनार था इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैंने इसलिए सूचना दे दी थी। डॉक्टर नवीन जी उपस्थित हो गए हैं, मुनक्कल भी नवीन चंद्र जोशी तो आ ही गए हैं, रीना शर्मा, दैन प्रवेश मन्या, नीलम शुक्ला, विनेश्वरी श्रीवास्तव, धीरज कुमार जी, मुकम्बिका रचना, वंदना पाठक जी, भावना पंडित, मनोरंजन साहू। बिल्कुल समय अनुसार आप सब उपस्थित हो गए हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। पिछले सत्र में मूत्राघात के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम मूर्छा पर, सिनकोप पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर आशा तंडेल, इनका एक पेशेंट है 65 इयर्स का मेल। इनको गाल ब्लैडर स्टोन है 7 mm का, साथ ही साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ 20 साल से है। तो गाल ब्लैडर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इन तीनों के लिए सबसे पहले आप विरेचन करा दें। 5-6 दिन 7 दिन तक आप पंचकोल क्वाथ देवें, सुबह शाम खाली पेट में 30 ml। निरामावस्था प्राप्त होने पर आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत से या त्रिफला घृत से, सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम और 9वें दिन से जो लेखन बस्ती है वो देवें। लेखन बस्ती हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ दोनों में काम करेगी, गाल ब्लैडर में भी काम करेगी। इसमें त्रिफला, विडंग और गिलोय तीनों को 50-50 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लीजिए। यवक्षार 10 ग्राम, गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml विधिवत बस्ती बना करके और लगभग 16 से 20 बस्तियां दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी त्रिफला घृत से अनुवासन बस्ती आप सेवन करा दें। प्रारंभ में एक अनुवासन बस्ती, एक अंत में अनुवासन बस्ती, और लगातार लेखन बस्ती का ही प्रयोग करें। इसमें हाइपरटेंशन में भी लाभ होगा, गाल ब्लैडर स्टोन में भी लाभ होगा, डायबिटीज़ में भी लाभ होगा। अब आइए पर्टिकुलर जो समन ट्रीटमेंट है वो क्या देना है। गाल ब्लैडर स्टोन में जो मेरा प्रसिद्ध योग है, जो मैं हमेशा सबको बताता भी हूँ, देता भी हूँ, एक कंपनी ने तो इस फार्मूले पर एक टैबलेट भी बना दी है। इसमें कुटकी, गोक्षुर, ककड़ी बीज और शतावरी, इन चारों औषधियों को बारीक पीस करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ, इसका काढ़ा या घन बटी भी आप बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा गोक्षुरादि उगुलू, चंद्र प्रभा बटी, ये साथ साथ में देवें। हाइपरटेंशन के लिए नमक का परहेज करें, टेंशन नहीं पालें, प्रयास करें कि कम से कम औषधियों में हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल हो। सर्वगंधा बटी, अबाना टैबलेट भी 2-2 गोली दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। और एक योग मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, गोक्षुर चूर्ण, शंखपुष्पी चूर्ण और सर्पगंधा चूर्ण। गोक्षुर, शंखपुष्पी 100 ग्राम और 50 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, इन तीनों को मिला करके आधा से 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। डायबिटीज़ के लिए बसंत कुसुमा का रस 60 मिलीग्राम, शलद इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम,
त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा, ऐसे दिन में 2 मात्राएं गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। तो इस तरीके से इन तीनों रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर भारत ठोक, इन्होंने पूछा है कैस्टर ऑयल और हनी दोनों को मिला करके वेट लॉस में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैस्टर ऑयल करीब 40 ml, हनी 20 ml मिला करके आप दे सकते हैं खाली पेट में। बस शर्त यही है कि हनी शुद्ध होना चाहिए। वंदना पाठक जी ने ओवल्यूशन के बारे में पूछा है, अगर पेशेंट पीसीओडी से ग्रसित है तो ओवल्यूशन कई बार नहीं होता है, वास्तव में सही है, गर्भधारण नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, साथ में ओवल्यूशन हो इसके लिए भी प्रयास करना है। ओवल्यूशन के लिए जो हम देते हैं उसमें सर्वप्रथम तो पूरा पंचकर्म कराते हैं, वमन, विरेचन और वस्ती। आभ्यंतर स्नेहपान अश्वगंधा घृत से या फल घृत से वमन के बाद फिर विरेचन के लिए भी यही आभ्यंतर स्नेहपान, और वस्ती में जो बाजीकरण वस्तियां हैं, रसायन वस्तियां हैं, उनका सेवन कराते हैं। इसमें बबूल फली, अश्वगंधा, केवांच बीज और सफ़ेद मूसली, इनको लेकर के काढ़ा बनाते हैं। 300 ml, अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधव 5 ग्राम मिला करके ये बस्तियां 20 से 21 बार 21 दिन तक दी जाती हैं। इसमें अश्वगंधा घृत या शतावरी घृत की अनुवासन बस्ती आप पेशेंट को दे सकते हैं। पीसीओडी के लिए कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, और मकोए 50 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, गोक्षुर 50 ग्राम और ककड़ी बीज 50 ग्राम, इन सबको पीस करके चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें, या इसका काढ़ा भी आप सेवन करा सकते हैं पीसीओडी के लिए। लगातार आप दवाई देंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा प्राप्त होगा। डॉक्टर मुक्ता भगत, उनका एक पेशेंट है बैकेक का, आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रही हैं, कटी बस्ती दे रही हैं, पत्र पेनिसोइड भी करा रही हैं, माधु तैलिक बस्ती आपने दी है, लाभ भी हुआ उनको, लेकिन उनको दोबारा बैकेक होने लगा है। आप इसी ट्रीटमेंट को फिर से रिपीट कर दें। साथ साथ में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 250 मिलीग्राम, बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ये ऐसी एक खुराक है, ऐसी दिन में 2 बार शहद के साथ देवें। साथ साथ में पंचकोल काढ़े का भी सेवन कराएं, 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देवें। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट हो, बैकेक में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस पंचकोल काढ़े में 20 ml कैस्टर ऑयल डाल करके प्रतिदिन इसका सेवन करें। तो एरन तैल विरेचक तो है ही, लेकिन ये वातव व्याधि के लिए ट्रीटमेंट भी है। योगेश महाजन जी ने, उनका एक पेशेंट है 10 साल का, 2-3 घंटे के अंतर से वो भोजन करता है, स्कूल का कोई अभी टेंशन नहीं है, भोजन ज़्यादा मात्रा में करता है, शिकायत ये है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिलाएं। भोजन के पहले जब भी इच्छा करें उसको 1-2 गिलास 1 गिलास पानी पिलाने का प्रयास करें, तो भोजन कम हो जाएगा। दूसरा, मालपुआ, खीर आदि ऐसे जो गरिष्ठ पदार्थ हैं वो खिलाने का प्रयास करें, ताकि क्षुधा उसको दोबारा लगे ही नहीं, क्योंकि बार बार क्षुधा लगने से खाने की इच्छा होगी, तो बार बार आप मालपुआ, खीर या गरिष्ठ भोजन जो आप समझते हो वो ज़रूर इनको सेवन कराएं, तो धीरे धीरे
खाना कम करेगा। और साथ साथ में थोड़ा सा T3, T4, TSH भी करा लें। कभी कभी हार्मोनल के कारण भी भूख लगती है और मोटापा बढ़ जाता है। निर्मला स्वाल, डॉक्टर निर्मला स्वाल नेपाल से हैं। 10 इयर्स का उनका एक पेशेंट है, ओबेसिटी से ग्रसित है। क्या ट्रीटमेंट इसमें देना चाहिए? इसमें भी आप T3, T4 और TSH करा लीजिए। और साथ साथ में लाइफ स्टाइल तो आपको ठीक करना है। समय पर सुबह उठें, योगा कराएं या दौड़ लगाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करवाएं। और खाने में लिमिटेड खाना देवें। गरिष्ठ भोजन, पिज़्ज़ा वगैरह, फास्ट फूड, तली मली ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल न दें। ट्रीटमेंट के लिए चूँकि अभी 10 साल का है, एनीमा तो बस्ती तो लगवाएगा नहीं, तो आप टैबलेट मेदोहर और टैबलेट ओबेनिल, मेदोहर और ओबेनिल एक एक गोली दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। साथ में त्रिफला क्वाथ का सेवन कर पाए तो त्रिफला क्वाथ का सेवन कराएं। अन्यथा अमृतादि गुग्गुलू एक एक गोली दिन में 2 बार पेशेंट को सेवन कराएं। खाने में विशेष रूप से ध्यान रखें तो निश्चित है धीरे धीरे ओबेसिटी कम हो जाएगी। सोनल पटेल, उन्होंने एरंड भ्रष्ट हरितकी और मिश्री दोनों को मिला के यदि लें तो पित्त का प्रकोप नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। मिश्री शीतल है, निश्चित है अम्ल पित्त पैदा नहीं करता। वैसे भी एरंड भ्रष्ट हरितकी अम्ल पित्त पैदा नहीं करता। हाँ, बहुत ही अधिक पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, जैसा कल मैंने चर्चा की थी, तो हो सकता है, तो आप मिश्री के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विजय सिंह जी ने यूरेथ्रा स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसमें सहचर तैल या दशमूल तैल की उत्तर बस्ती 40 ml से 50 ml की मात्रा में लगाएं। प्रत्येक तीसरे दिन 3-3 दिन के अंतर से उत्तर बस्ती लगाएं। इससे निश्चित रूप से रोगी में लाभ प्राप्त होगा। और डायूरेटिक जो औषधियाँ हैं हमारे आयुर्वेद में, उनका भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो निश्चित है यूरेथ्रा स्ट्रक्चर में लाभ होगा। उत्तर बस्ती से ही इसमें लाभ होता है, क्योंकि एक प्रकार की ये शल्य क्रिया वाली डिसीज़ है। यूरेथ्रा संकोच हो जाता है। कई बार तो जो शलाकाएँ हैं उनको प्रवेशित कराया जाता है, स्नेहयुक्त शलाकाएँ, ताकि छिद्र बड़ा हो जाए। तो प्रारंभिक अवस्था में शलाका से आप छिद्र को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन स्थायी इलाज तो उत्तर बस्ती से ही होगा। भानु प्रताप सिंह, चिकित्सा में प्रकृति का कितना महत्व है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्लासिकल प्रश्न है। निश्चित रूप से प्रकृति का चिकित्सा में बिल्कुल महत्व है। प्रकृति के अनुसार ही औषधियों की मात्रा का, औषधि काल का आदि हम निश्चय करते हैं। कोई पैतृक प्रकृति का व्यक्ति है और उसमें आपने दीपन पाचन के लिए पंचकोल काढ़े का सेवन कराया तो रोगी को नुकसान हो सकता है। ऐसी अवस्था में वहाँ दाढ़ीमास्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण आदि का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, शुंठी का प्रयोग करना पड़ेगा। और वास्तव में जब पेशेंट आए तो प्रकृति परीक्षण तो कर ही लेना चाहिए। हालांकि बहुत क्लिष्ट विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी तो हो जाती है। तो प्रकृति के आधार पर 7 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, द्विदोष को ना भी समझ पाएँ तो कम से कम पैतृक है, कफज है कि
वातज ही, ये थोड़ा बहुत आप अंदाज उसके हाव भाव से, उसके बोलने से, उसके चलने से, खान पान से आप अंदाज लगा सकते हैं और उस अनुसार आपकी चिकित्सा व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मनीष खरे, उन्होंने पूछा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बेस्ट के रूप में सबसे पहले विरेचन कराइए। देखिए, पंचकर्म कराना बहुत आवश्यक है हर व्याधियों में। आप संशोधन कराएंगे तो आगे के मार्ग खुलेंगे। यहाँ पर आप विरेचन कराएं। विरेचन कराने के बाद जो मैं श्रोथाहर बस्ती बताता हूँ उसका प्रयोग करें। किडनी में जो सिस्ट हो जाते हैं उसके लिए, उसमें तृणपंचमूल 50 ग्राम, वरुणादिक्वाथ 50 ग्राम, 300 ml काढ़ा बनाएं। इसमें शहद 50 ml और गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम मिलाकर के बस्ती बनाएं और ये बस्ती लगातार 20 या 21 बस्ती देवें। निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। आवश्यकता अनुसार त्रिफला घृत की अनुवासन बस्ती आप दे सकते हैं। इसके बाद फिर जो मैंने योग में देता हूँ उसमें ककड़ी बीज, मकोए, गोक्षुर और कुटकी, इनके बारीक चूर्ण बना करके बराबर मात्रा में लेके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट में दीजिए। लगातार 2-3 महीने तक प्रयोग करें। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ दीजिए तो निश्चित है पेशेंट में आराम होगा। अवंतिका सिंह, संग्रहणी पर विस्तार पूर्वक बताएं। संग्रहणी का एक पूरा लेक्चर मेरा है, आप YouTube में जा कर के सर्च कर सकते हैं या इसके लिए आप नवीन जोशी से मदद ले सकते हैं। पूरा ट्रीटमेंट पद्धति और संग्रहणी के बारे में पूरा डिटेल वर्णन उपलब्ध है। क्योंकि अगर मैं पूरा लेक्चर दूंगा तो फिर कम से कम 15-20 मिनट तो इसी में लग जाएगा। लेकिन यहाँ मूल रूप से मैं बताना चाहूँगा कि 3 प्रकार की चिकित्सा विधाएं हैं इसमें। एक तो पंचकर्म से, दूसरा परपटिकल्प और तीसरा संशमन औषधियाँ। इन 3 विधियों के द्वारा संग्रहणी का ट्रीटमेंट आप आसानी कर सकते हैं। तो कृपया उस लेक्चर को आप खोज लेवें और देख लेवें। फिर कोई अगर नहीं मिलता है तो कल फिर आप मेरे से बात करें तो फिर मैं 10 मिनट के समय लेकर के इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और नाभि टलना, ये 3 के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर, इनका ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा ही है। नाभि टलना, नाभि टलना मतलब देहातों में ऐसा प्रसिद्ध है कि नाभि मेरी खिसक गई है तो ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसको हम गुल्म के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ गुल्म को मान करके ट्रीटमेंट करना है। अपान वायु को स्वगति प्रदान देना है, अधोगत करना है। इसके लिए शिवाक्षार पाचन चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार आप दीजिए। रस औषधियों में गुल्म कालाल रस 250 मिलीग्राम, शूल गज केसरी रस 125 मिलीग्राम और अश्वकंचुकी 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्राएं दीजिए। इनके देने से प्रारंभ में ऐंठन युक्त तो थोड़ा मल प्रवृत्ति होगी, वायु का निष्कासन होगा और रोगी में आराम मिलेगा। लोकली अभ्यंग कर लें सहचर तेल से या दशमूल तेल से और हॉट वाटर बैग से सेक करें, इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। अन्यथा एरंड मूलादि वस्ती 7 या 8 का कोर्स कर दें, इससे भी नाभि की जो परेशानी है वो पेशेंट को ठीक हो सकती है। दूसरा रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर, इसमें पुष्यानुक चूर्ण बहुत उपयोगी है। पुष्यानुक चूर्ण करीब 5 ग्राम शहद के साथ चटाएं
और ऊपर से चावल का पानी, चावल का जो धोवन होता है उसको पिलाएं। ऐसा दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। इससे 5 दिन दें आप लगातार, 7 दिन दें तो भी रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। पर मैं कहूँगा कि कम से कम 20 या 21 दिन ये योग देना चाहिए। पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम शहद के साथ, और ऊपर चावल का पानी लगभग 100 ml आप पिलाएं पेशेंट को। इसके बाद एक और योग है, बहुत अच्छा है, ये घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। बकरी का दूध यदि मिल जाए तो बकरी के दूध में लाई, कच्ची लाई पीस कर दिन में 2-3 बार 4 बार आप खिलाएं पेशेंट को, तो निश्चित है श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में तत्काल आराम प्राप्त होता है। एक योग और है जो कि बहुत ही उपयोगी है, मुलैठी, त्रिफला, लोध्र, मोथा और फिटकरी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुलैठी, त्रिफला, लोध्र, मोथा, नगर मोथा और फिटकरी, ये समान मात्रा में ले लीजिए। 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम बारीक चूर्ण बना लीजिए, और 1 चम्मच सुबह शाम यानी 5 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराइए। आप देखेंगे 20-21 दिन के प्रयोग से प्रदर की बीमारी जाती रहती है। एक योग और है, निम्बपत्र और गिलोय का कल्क। निम्बपत्र करीब 8-10 ले लीजिए, गिलोय 5-6 इंच लेकर के, और इन दोनों को पीस के अच्छा कल्क तैयार करें बारीक, और इस कल्क का सेवन मात्र 7 दिन का प्रयोग करें। प्रदर में आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा, पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ। इनमें अगर श्वेत प्रदर है तो महातिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके और मृदु विरेचन करा दें। इससे भी अनवांटेड जो मटेरियल हैं, आम है, वो निकल जाता है। और हमेशा आप देखेंगे प्रदर के रोगियों में पृष्ठशूल होता है, कटिशूल होता है, उसमें भी तत्काल आराम इसको रोगी को प्राप्त होगा। इसके अलावा अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट 15 ml, दशमूलारिष्ट 50 ml पानी मिला के भोजन के बाद आपको सेवन कराना है। इसमें उत्तर बस्ती का लाभ ज़्यादा है। उत्तर बस्ती में गंभारी छाल और इंद्रियों, इनके काढ़े से सिद्ध किया हुआ घृत तैयार कर लें और उत्तर बस्ती इसकी देवें। मात्रा 20 ml, 30 ml, 20 से 30 ml प्रारंभ में। इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं और 120 ml तक ये मात्रा दी जा सकती है। 7 बस्तियां आप उत्तर बस्ती देंगे, इसी से प्रदर में आराम होगा। इसके अलावा मुलैठी, नागकेसर और धाय पुष्प, मुलैठी, नागकेसर और धाय पुष्प, इनके काढ़े से काढ़ा तैयार कर लें। मान लीजिए आपने काढ़ा 20 ml, 30 ml तैयार किया तो 30 ml दुग्ध, दोनों मिला करके बस्ती देवें। इससे भी तत्काल रोगी में लाभ प्राप्त होता है। पहले हमें अपने को विश्वास करना पड़ेगा, हम अपने पर पहले प्रयोग करके देख लें, एक पेशेंट में देखें, आपको लाभ मिलेगा, आगे फिर उसको चलाएं। ये मत सोचें कि 4 बस्ती दी या 5 बस्ती दी और तत्काल लाभ प्राप्त हो, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निश्चित रूप से आराम लगेगा। इसके अलावा प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 या 4 बार शहद के साथ चटावें। इससे भी दोनों प्रदर, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा। आशा है विजय सैनी आप संतुष्ट हो गए होंगे। हमारे इस
नित्य कार्यक्रम में के अंतर्गत हमारे डॉक्टर नवीन जी जुड़े रहते हैं हमेशा, डॉक्टर रेखा वर्मा, डॉक्टर सुनील रातुरी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर विकास महाजन, कुश गौड़, के.एन. गांगवार, मुक्ता भगत, संतोष सिंह, डॉक्टर आशीष कुमार, आरती शर्मा जी, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, मुकम्मिका रचना जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर सोनम कोहाने, आनंद आयुर्वेद, फाल्गुनी भट्टाचार्य, ज्योतिबाला डामोर, संतोष गुप्ता जी, तृप्ति सिंघल जी, अरुण शर्मा जी, गौरव पारसी जी, अदिति त्रिपाठी जी, मनीष खरे जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, माधव मिश्रा जी, दीपक सोनी जी, संजय, सविता पाटिल, कविता शर्मा और राजेंद्र सिंह, ये बरोबर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपको सबको सादर नमन, अभिवादन। इसी प्रकार आप ज्ञान उपपासु होकर के ज्ञान लाभार्थ समय पर आप उपस्थित रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। आज हम जैसा चर्चा कर रहे थे, मूर्छा, फेंटिंग या जिसको हम सिनकोप कहते हैं, ये भी एक आत्तिक व्याधि है और इसकी तत्काल चिकित्सा करनी पड़ती है। स्वतंत्र व्याधि के रूप में तो इसका वर्णन प्राप्त नहीं होता है। शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में यह पाया जाता है। मूर्छा एक गंभीर आत्तिक स्थिति है। तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अगर आप समय पर चिकित्सा न करें तो अनेक व्याधियां और आत्तिक लक्षण अंत में मृत्यु तक हो सकती है। मनोवह स्रोतस में अवरोध होने के कारण हृदय प्रदेश में वेदना, तंद्रा, कार्य करने में अनिच्छा, सुख दुख के ज्ञान का अभाव, चेतना शक्ति का लोप और अंत में परिणामतः मूर्छा की उत्पत्ति होती है। यह एक प्रोसेस है। अब आइए निदान पर चर्चा करते हैं। अत्यंत धातु क्षीणता, बहुत ही कमजोर हो गया हो किसी कारण से, अति दोष प्रकोप, निदानों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से तीनों दोष प्रकोपित हो गए हों, विरुद्ध आहार का सेवन और अधारणीय वेगों को धारण करना, ये मुख्य रोगोत्पादक कारण होता है। आघात, किसी चीज का आघात लग जाए, कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अचानक उसको आघात लगता है दिल में। और जो व्यक्ति हीन सत्व वाले होते हैं उनको निश्चित रूप से मूर्छा आ जाती। कई बार हमने देखा है जब रक्त मोक्षण हम करते हैं, रक्त के दर्शन मात्र से जो अल्प सत्व वाले हैं वो बेहोश हो जाते हैं, खासतौर से लड़कियां। इसलिए उन्माद में भी कहा है, तैरल्प सत्वस्व मलाह प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदय प्रदुष्य श्रोतांश अधिष्ठाय मनोहानि प्रमोहंतासु नरश्चेताः। पहले से ही जिसका अल्प सत्व हो उनको मानसिक रोग जल्दी प्रभावित करते हैं, और जो बलवान सत्व वाले होते हैं उनको इस प्रकार की मानसिक व्याधियां उत्पन्न नहीं होती। आइए संप्राप्ति के बारे में चर्चा करें। तो उपरोक्त निदान का लगातार सेवन, मानस एवं शारीरिक दोष की विकृति, इंद्रियों एवं मनोवाही स्रोतस में दोष का प्रवेश, दोषों द्वारा संज्ञावह स्रोतों का आच्छादन और संज्ञावह स्रोतों में आच्छादन करने से मूर्छा के रोग की उत्पत्ति होती है। भेदों में विचार करें तो चरक ने 4 प्रकार के मूर्छा बताई हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सुश्रुत ने 6 प्रकार की मूर्छाओं का वर्णन किया है। वातज
पित्तज, कफज, रक्तज, मध्यज और विषज 6 प्रकार की मूर्छाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। पूर्व रूप के रूप में सर्वप्रथम हृदय प्रदेश में पीड़ा, वेदना, जृंभा बार बार आना, ग्लानि और संज्ञा दौर्बल्य, ये 3 प्रमुख लक्षण पूर्व रूप के रूप में मूर्छा में होते हैं। आइए लक्षणों का विचार करें दोषानुसार। वातज मूर्छा में आकाश को नील, कृष्ण, अरुण वर्ण को देखते हुए रोगी मूर्छित होता है, ये विशेष लक्षण है, और शीघ्र ही वो होश में आ जाता है। ट्रेमर्स होते हैं, हाथ पैर कंपन होता है, शरीर में वेदना, अंगवर्ध, हृदय प्रदेश में पीड़ा, और मुखमंडल उसका कृष्ण अरुण हो जाता है, और व्यक्ति बहुत लीन एंड थिन, बहुत दुबला पतला रोगी होता है। उसी को इस प्रकार की मूर्छा आती है। पित्तज मूर्छा, आकाश को रक्त हरित पीतवर्ण, अधिक श्वेत, तृषा, दाह, नेत्र उसके रक्त पित्तवर्ण के होंगे, और मूर्छित अवस्था में स्वतः अपने आप ही मल प्रवृत्ति हो जाती है। ये पैतृक मूर्छा के प्रमुख लक्षण हैं। कफज मूर्छा, आकाश को मेघाच्छिद, जैसे मेघ छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, ऐसा देखना। मूर्छा हो जाए तो चेतना देर से आती है, और ऐसा शरीर में लगता है कि कोई आर्द्र चर्म, गीला चर्म से पूरा शरीर ढका हुआ है। लाला स्राव अधिक होता है, हृल्लास की प्रवृत्ति होती है। ये मुख्य लक्षण कफज मूर्छा के हैं। सन्निपातज में सभी सम्मिलित दोषों के लक्षण प्राप्त होते हैं। रक्तज मूर्छा, इसमें स्टिफनेस इन बॉडी, फिक्स्ड आई बॉल, डीप एक्सपायरेशन, ये प्रमुख लक्षण रक्तज में मिलते हैं। मध्यज में प्रलाप करना, विक्षिप्त चित्तता, मध्य के परिपाक काल में मूर्छा, ये लक्षण मिलते हैं। अगर विष के कारण मूर्छा हुई हो तो कंपन, हाथ में कंपन होगा, निद्रा अधिक आएगी, तृष्णाधिक, नेत्र के सामने अंधेरा छा जाना, और विष विशिष्ट के अनुसार से लक्षण। चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले निदान परिवर्जन, जो उपरोक्त निदान की चर्चा की है उनका परिवर्जन, और फिर संशोधन मानसिक रोग में एक विशिष्ट चिकित्सा है। तो इसमें वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य, ये सारे कर्म करना चाहिए। सामान्य चिकित्सा के रूप में शीतल जल मुख में प्रक्षालन करें, शीतल जल से अवगाह करें, मणि आदि का धारण, शीतल प्रदेह जैसे चंदनादि, उशीर आदि, या जो सडंग पानी में द्रव्य उपयोग करते हैं, मुस्त, पटकोशीर, चंदनोदि, चिनाग्रही है, ऐसे द्रव्यों से शीतल प्रदेह करें, चंदन का लेप लगाएं। शीतल गंध द्रव्यों का सेवन विशेष रूप से पेशेंट में कराना चाहिए। विशेष चिकित्सा के रूप में वातज, पित्तज, कफज मूर्छा में वातादि ज्वरनाशक कषायों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, मुस्त, पटकोशी, चंदनोदि, चिनाग्रही है, या अमृताष्टक क्वाथ, इन क्वाथों का सेवन यहाँ पर कराना है। जो वातादि ज्वरनाशक कषाय हम देते हैं उनका प्रयोग इसमें भी करा सकते हैं। बहुत सारे कषाय ज्वर में वर्णन हैं। शीतल उपचार, मध्यज में वमन कराना चाहिए, मध्यज में वमन करा देने से तत्काल आराम मिलता है। विष के खाने से यदि मूर्छा हो गई हो तो विषग्न औषधि प्रयोग और वमन। संज्ञा उत्पादक, अगर बेहोश हो गया हो
तो होश में कैसे लाएं? तो उसमें तीक्ष्ण व्यंजन, अवपीड़न, धूम्रपान और सिराभेद से रक्त मोक्षण, केश लुंचन, केशों को खींचना, दाह कर्म, दांतों से काटना, प्रधमन नस्य, नख पीड़ा और कौंच से शरीर में घर्षण, ये प्रक्रियाएं करने से रोगी मूर्छावस्था त्याग देता है। अंजनानि अवपीर्णस्य धूमः प्रधमनानि च सूचिभिस्तोदनम सस्तम दाह पीड़ा नखांतरम लुंचनम केश लोमनाम च दंतैः दशनम एवचा आत्मगुप्ता अवधर्षस्य हितम तस्याभिबोधने। ये संज्ञा उत्पादक चिकित्सा कही जाती है। पुनः मूर्छित न हो उसके लिए विशेष उपाय करना चाहिए, जैसे विस्मापन, स्मरण, कर्णप्रिय शब्द, गायन वादन, विचित्र वस्तुओं का दर्शन कराना चाहिए। साथ में विरेचन, तीक्ष्ण वमन, धूम्रपान और अंजन देना चाहिए। कवल धारण, रक्त मोक्षण, व्यायाम, उद्घर्षण और पथ्यापथ्य का सेवन साथ में कराएं। ये तो सिद्धांत हुआ। समन चिकित्सा के रूप में मूर्छांतक रस 125 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मूर्छांतक रस 125 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार या 3 बार ब्राह्मी औले के साथ सेवन कराएं। दूसरा एक शमन योग है, सुधा निधि रस 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा सर्वगंधावटी, मेध्यवटी, ब्राह्मीवटी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करें। सारस्वतादि चूर्ण भी मानसिक रोगों के लिए श्रेष्ठ है। आसोरिष्ट में सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। आभ्यंतर स्नेहपान करने के लिए महातिक्त घृत, ब्राह्मी घृत और त्रिफला घृत का प्रयोग हम संशोधन कराते हैं, भवन विरेचन कराते हैं, तो आभ्यंतर स्नेहपान के लिए इन घृतों का प्रयोग कर सकते हैं। या संशमन के दृष्टिकोण से भी इनका प्रयोग 10 to 20 मिलीलीटर की मात्रा में भोजन के काल में दोनों टाइम आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी लाभ होता है। महातिक्त घृत, ब्राह्मी घृत या त्रिफला घृत। एक और योग है अनुभूत, त्रिफला चूर्ण और चीनी बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार पेशेंट को देवें। और भी उपाय हैं, शुंठी, पिपली, मरीच पीस करके अंजन। अंजन के लिए तीक्ष्ण अंजन देना है ना, तो शुंठी, पिपली, मरीच इनको अच्छी तरह पीस लें पानी डाल करके और इसका अंजन देवें। चंद्रोदय वर्ती का अंजन भी मूर्छा की अवस्था में उपयोगी होता है। इसके अलावा आप धामापन्नस से कटफल चूर्ण से कटफल चूर्ण करना चाहिए। कटफल चूर्ण जानते हैं ना, कटफल आता है, आप 3 मिचटी लेकर के 6 अंगुल लंबी नली में उसको डाल करके और धमापन कर सकते हैं। इससे तुरंत छींक आती है, रोगी को स्टिमुलेशन होता है, पेशेंट होश में तत्काल आ जाता है। इसके अलावा शिरा तर्पण, शिरा तर्पण में अभ्यंग, सेक, पिछुधारण, शिरोधारा, शिरोवस्ती जो भी आप करा सकते हैं। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा पिछुधारण आप कराइए। पिछुधारण करने में कोई तकलीफ नहीं है। और जैसा कि कई बार मैं बता चुका हूं, तर्पण भी अच्छे ढंग से इसमें होता है। एक और अनुभूति योग है अदरक और गुड़। अदरक और गुड़, अदरक 5 ग्राम, 5 ग्राम गुड़ दोनों मिला करके दिन में 2-3 बार सेवन कराएं। पिपली और चित्रक बारीक चूर्ण कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ इसका सेवन करें। यह भी मूर्छा के लिए अत्यंत उपयोगी चिकित्सा है। तो इस तरीके से मूर्छा के बारे में आज चर्चा हुई। आशा है आपने
ध्यान से सुना होगा और कुछ उपयोगी जो औषधि आपको लगी होंगी उसको आपने नोट भी किया होगा। आपको फिर से मेरा हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और जय आयुर्वेद। मेरे को दिख रहे हैं कुलदीप कुमार जी, सुब्रतो कुमार जी, कुछ नए नाम भी आ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अंकिता सिंह जी जुड़ गई, पंकज शुक्ला जी भी उपस्थित हैं, अदिति त्रिपाठी, यानी पूरे व्याख्यान के अंत तक सविता पटेल, आप सभी उपस्थित हैं। रेखा वर्मा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, जय आयुर्वेद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।